हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल, जो तीसरा काल है रीतिकाल, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताएंगे कि रीति का क्या शाब्दिक अर्थ है और इसमें किन तीन प्रकार की शाखाएं विभक्त हुई और रीतिकाल को किन किन नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा और विश्वनाथ प्रताप ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्य काल और रीतिकाल कहा तथा अन्य और व्यक्तियों ने जैसे कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को जो है कला काल कहा। तो ये इन्होंने जो नाम या संज्ञा दी किसी न किसी आधार पर दी, क्योंकि इस काल में अलंकारों पर भी काम हुआ तो उसे अलंकृत काल कह दिया। इस काल में अधिकतर जो है श्रृंगार निरूपक रचनाएं पाई गई तो इसलिए श्रृंगार काल कह दिया किसी ने। इसमें कला पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो इसलिए इसको कलाकाल कह दिया। तो ये किसी न किसी आधार पर इनको नामों से विभूषित किया गया। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल में रीति शब्द का क्या अर्थ है। रीतिकाल जिसकी समय सीमा 1643 से लेकर 1843 मानी जाती है। ठीक है, रीतिकाल की जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, जिसे अलंकृत काल भी कहा जाता है, जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, जिसे कलाकाल भी कहा जाता है। तो इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। अब रीतिकाल में रीति का जो शाब्दिक अर्थ है, रीति का जो अर्थ है वह काव्यांग निरूपण के रूप में लिया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे पद्धति भी कहा है, कुछ विद्वानों ने इसे रीति भी कहा है, कुछ विद्वानों ने इसे शैली भी कहा गया है। तो ये विभिन्न विद्वानों द्वारा इनके अनेक शाब्दिक अर्थ दिए गए। जैसे कि रीति के प्रवर्तक वामन ने कहा विशिष्ट रचना पद रीति है, तो विशेष प्रकार की एक पद रचना रीति कहलाती है। तो ये एक अलग उन्होंने इससे हटके बताया। तो ये एक शाब्दिक अर्थ है कि काव्य निरूपण है या काव्यांग निरूपण। तो काव्य के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे वो रस है, चाहे वो छंद है, चाहे वो अलंकार है, चाहे वो शब्द शक्ति है, चाहे वो अन्य कोई अंग है, तो इस युग में इन पर बहुत अधिक पुस्तकें लिखी गई। इतनी किसी भी काल में पुस्तकें नहीं लिखी गई जितनी काव्य शास्त्र के अंगों पर हमारे रीतिकाल में काम हुआ है। तो इसलिए इसमें लक्षण ग्रंथ अथवा लक्ष्य ग्रंथों की भी रचना हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आरंभ किस कवि से माना जाता है। जैसे कि हमारे कवि हैं चिंतामणि, जिनकी पुस्तक है रसविलास, और हैं दूसरे हैं मतीराम, जिसकी इनकी पुस्तक है रसराज। तो इससे रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है और एक ग्वाल कवि हैं, उनके माध्यम से इस रीतिकाल का अंत हुआ, इनके रस रंग उनकी पुस्तक के माध्यम से। तो ये एक प्रारंभ और आरंभ है कवियों का इनके माध्यम से। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल को कितने प्रमुख तीन शाखाओं में विभक्त किया गया। ये देखते हैं कि पहला है हमारा, लेते हैं हम रीतिबद्ध, और दूसरा है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। ठीक है, और तीसरा है रीति मुक्त। तो ये तीन प्रमुख धाराएं हैं रीतिकाल की। रीतिबद्ध काव्य धारा किसे कहा जाता है या किन कवियों के द्वारा यह परंपरा आगे चली, तो हम देखते हैं कि जिन
कवियों के द्वारा रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंध कर अर्थात लक्षण ग्रंथ के उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए एवं सिद्धांत दिए, उनके माध्यम से जो काव्य की रचना की वह कहलाता है रीतिबद्ध काव्य, है ना। जिन कवियों ने रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंध कर है काव्य की रचना की वे कवि कहलाए रीतिबद्ध कवि। अर्थात उन्होंने लक्षण ग्रंथ, काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथ और उनके उदाहरण के माध्यम से कविताएं प्रस्तुत की। जब जो भी कवि राज दरबार में रहता था वह जैसे कि लक्षण के जो सिद्धांत थे, जो काव्य शास्त्र के जो लक्षण अथवा सिद्धांत थे, उसको पहले वे कवि हिंदी में अनुवाद करते थे, फिर राजाओं को वो सुनाते थे, फिर उसके बाद कविताएं लिखते थे, फिर कविताओं के उदाहरण के माध्यम से उनको वो समझा पाते थे। तो इस प्रकार के कवियों को कहा गया रीतिबद्ध कवि। आगे आरंभ होता है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है? जिन कवियों द्वारा या जिन कवियों ने रीतिकालीन काव्य परंपरा की समस्त विशेषताओं का वर्णन किया उन्हें कहा जाता है रीति सिद्ध कवि। जैसे कि हमारे उनमें से विशेष कवि हैं बिहारी, तो उन्होंने लक्षण ग्रंथों के सिद्धांत या उन पर पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन कविताएं लिखी और उन कविताओं में उनके जो रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी उनमें वो बिंदु पाए जाते थे, तो इसलिए वे कहलाए रीति सिद्ध कवि। अब अगले आगे चलते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि किसे कहा जाता है? जिन कवियों ने रीति काव्य परंपरा से मुक्त होकर या स्वच्छंद होकर काव्य ग्रंथों की रचना की उन्हें कहा जाता है रीति मुक्त कवि। जैसे कि घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, द्विजदेव हैं और अन्य। ऐसे इसमें आप देखेंगे कि केशव हैं, चिंतामणि हैं, भूषण हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, भिखारी दास हैं। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं और इसमें जो है बिहारी हैं और अन्य भी हैं, लेकिन और इसमें हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रीतिबद्ध काव्य परंपरा क्या है, रीति सिद्ध काव्य परंपरा क्या है और रीति मुक्त काव्य परंपरा क्या है। रीतिबद्ध की जो रीतिकालीन काव्य परंपरा से बद्ध कर जिन्होंने काव्य लिखा वो रीतिबद्ध कहलाए, और जिन्होंने जिन कवियों ने रीतिकालीन परंपरा की समस्त विशेषताओं का वर्णन किया अपने काव्य में, लेकिन उन्हें लक्षण ग्रंथों के सिद्धांत अथवा उनके आधार पर पुस्तकें जो नहीं लिखी लेकिन कविताएं लिखी, और वे उस काव्य लक्षण से जबकि पारंगत थे, है ना, परंतु उन्होंने कविताएं लिखी और कविताएं लिखने के माध्यम से हैं उन्होंने रीतिकालीन जो भी बिंदु थे, चाहे वो रस है, चाहे वो छंद है, चाहे वो अलंकार है, उनके उन काव्यों में वो बिंदु मिल जाते हैं। आगे था रीतिमुक्त के जिन्होंने अपनी स्वच्छंद होकर या रीति मुक्त होकर काव्य की रचना की, है ना, किसी भी परिपाटी से बनकर या किसी भी काव्य परंपरा से रीतिकालीन काव्य परंपरा से बनकर काव्य की रचना नहीं की, वे कहलाए रीति मुक्त कवि। तो हम देखते हैं कि ये तीनों प्रमुख शाखाएं थी रीतिकाल की जो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।